हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान, जिस पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन जो करंट अफेयर्स की है कवर कराई जा रही है और जो कि नवंबर की है। इस कड़ी में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और आज इसमें आईआर के सारे पोर्शंस कवर हो जाएंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में ये इसलिए है कि हाल ही में जो न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी को मजबूती प्रदान करेगी और PGI निम्न और मध्य आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उच्च प्रभाव और पारदर्शी बुनियादी जो ढांचा है वो साझेदारी है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित IMEC में रेल मार्ग, सड़क, समुद्री परिवहन मार्ग शामिल हैं जो 2 गलियारों तक फैले होंगे। अर्थात पहला है पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और दूसरा है उत्तरी गलियारा जहाँ खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत है कि IMEC जो कॉरिडोर है इसमें एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगा। तो ये क्या क्या शामिल है आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इन पे किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया है? तो भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, UAE है, यूरोपीय संघ है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है। कुल मिला के G20 देशों में से 8 लोग हैं जिन्होंने साइन किया है इस पे। तो इसके अंतर्गत जो जुड़ने वाले बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत के संदर्भ में मुंद्रा जो कि गुजरात में है, कांडला वो भी गुजरात में है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्ट्रेट न्यू दिल्ली में न्यू मुंबई में। तो ये आप याद रखिएगा, ये गुजरात के दोनों पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये न्यूज़ में आ चुका है। मध्य पूर्व में कौन सा है? तो UAE के जो फुजैरा, जेबल अली और अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरेबिया में दमदम और रस अल खैर बंदरगाह ये भी शामिल है। रेलवे लाइन फुजैरा बंदरगाह जो UAE की है उसको सऊदी अरब, हुवाईफात और हराद और जॉर्डन के मध्य से हाइफा बंदरगाह जो कि इसराइल से जोड़ती है ये शामिल है। इसराइल का जो हाइफा बंदरगाह है और यूरोप का ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसीना और फ्रांस में मार्शिले ये बंदरगाह
शामिल हैं अलग अलग देशों के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई का जो पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू और कैंडाला जो गुजरात का है, तो यहाँ इंडिया से ये जो सी लाइन है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे जाके फुजाइरा यूएई और सऊदी अरेबिया के जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ गवाई फात, फिर यहाँ से जाते हुए हरदा, रास अल खैर, दमदम, और यहाँ से आपका सी रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और फिर यहाँ से फ़ैज़ा जहाँ से जॉर्डन और इज़राइल का शुरू होता है, वहाँ से ये यूरोप के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे पोर्ट है कनेक्टिविटी का। तो ये मैप द हिंदू में निकाला गया था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो उद्देश्य क्या है इस कॉरिडोर का, इस हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है। तो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। दूसरा है साथ ही परिवहन दक्षता को बढ़ाना, लागत कम करना, आर्थिक एकता को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इस व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बना करके एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के एकीकरण में बदलाव लाने की उम्मीद है। पूरे होने पे क्या होगा कि ये मौजूदा जो समुद्री और सड़क परिवहन के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा पार जहाज़ से रेल पारगम नेटवर्क पर प्रदान करेगा। यानी कि कहीं थोड़ी दूर आपको सी रूट मिलेगी, फिर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, फिर सड़क मार्गों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आईएमईसी के जो भू राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? तो भू राजनीतिक के अंतर्गत चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल जो थी BRI एक के विकल्प के रूप में कार्य करना एक है। इस कॉरिडोर को यूरेशियाई क्षेत्र के एरिया में चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके संभावित विकल्प के रूप में देखा जाता है। ये जो चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को संतुलित करने का काम कर सकता है, और ख़ासकर जो अमेरिका के साथ ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों वाले क्षेत्रों में आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करेगा। और ये परियोजना महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच जो संबंधों और एकीकरण को मजबूत कर सकती है। ये क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के बीच अमेरिका को प्रभावी बनाए रखने और पारंपरिक भागीदारों को आश्वस्त करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि पाकिस्तान के ओवरलैंड कनेक्टिविटी वोटों को तोड़ना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि वर्तमान में भारत से मध्य एशिया या खाड़ी देशों तक स्थलीय कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान की सहमति आवश्यक होती थी, क्योंकि उसी रूट से आप जाओगे। तो हालांकि आईएमईसी के खाड़ी देशों और यूरोप के साथ भारत के स्थलीय कनेक्टिविटी में पाकिस्तान की सहमति की आवश्यकता को समाप्त करने में सहायता होगी। तीसरा है यहाँ पे अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शांति को बढ़ावा देना। आईएमईसी अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की क्षमता है, और ये अरब प्रायद्वीपीय में राजनीतिक तनाव को कम करने में सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच कनेक्टिविटी। अफ्रीका में भारत की रणनीतिक भूमिका क्या है? आईएमईसी को ट्रांस अफ्रीकी कॉरिडोर विकसित करने की अमेरिका और यूरोपीय संघ की योजना के अनुरूप जो गैलरी है उसके मॉडल को अफ्रीका तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि अफ्रीका के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने और इसके बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करने के भारत के इरादे को दर्शाता है। देख लेते हैं कि आर्थिक संदर्भ क्या है इसके अंतर्गत। तो पहला है उन्नत व्यापार अवसर। तो आईएमईसी के प्रमुख क्षेत्रों के साथ अपनी व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। इसके हेतु भारत के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है। ये मार्ग पारगम के समय को काफ़ी कम कर सकता है, जिससे स्वेज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में यूरोप के साथ व्यापार 40% से ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा। औद्योगिक विकास के संदर्भ में क्या है कि गलियारा माल की निर्बाध आवाजाही के लिए एक कुशल परिवहन नेटवर्क तैयार करेगा।
इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, खास करके गलियारे से जो जुड़े क्षेत्र हैं, क्योंकि कंपनियों को कच्चे माल और तैयार उत्पाद के परिवहन में आसानी होगी और रोज़गार अवसरों का भी विकास होगा। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, सभी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर में भी वृद्धि होगी। व्यापार, बुनियादी ढांचे और संबंध उद्योगों में वृद्धि के लिए रोज़गार को बढ़ावा देंगे और कुशल और अकुशल श्रम की आवश्यकता होगी इसमें। ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन पहुंच। ये गलियारा विशेष रूप से मध्य पूर्व से सुरक्षित ऊर्जा और संसाधन आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर सकता है। इन संसाधनों तक विश्वसनीय पहुंच भारत के ऊर्जा क्षेत्रों को स्थिरता प्रदान करने के साथ अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त समर्थ प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगी और ईसीजी जो जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, उनको सुविधा प्रदान करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो गलियारे हैं, इनके मार्ग पर ईसीजी यानी विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं विकसित करने के लिए रणनीतिक रूप से लाभ उठाया जा सकता है। ईसीजी जेड विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं और विनिर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं और इन निर्दिष्ट क्षेत्रों को आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर की चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो पहला है रसद और कनेक्टिविटी। ये क्या होता है कि कई देशों तक फैले रेल, सड़क और समुद्री मार्गों को शामिल करते हुए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित करने के लिए हितधारकों के बीच जटिल लॉजिस्टिक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। सबसे व्यवहार्य और लागत प्रभावी मार्गों का चयन करना, रेल और सड़क कनेक्शन की व्यवहार्यता का आकलन करना और स्टेम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना पूरा जो है मेन चुनौती है इनमें। दूसरा है रेल संपर्क और निर्माण। तो इसके अंतर्गत आईएमईसी के प्रस्तावित रूप पर रेल लिंक बहुत मजबूत नहीं है, विशेषकर मध्य पूर्व में रेल नेटवर्क को पूरा करने के लिए पर्याप्त निर्माण प्रयास और निवेश की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है कि अनेक देशों के बीच समन्वय। इसके अंतर्गत महाद्वीपीय गलियारों को साकार करने में विविध हितों, कानूनी प्रणालियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं वाले कई देशों के बीच प्रयासों, नीतियों और विनियमों का समन्वय करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संभावित विरोध और प्रतिस्पर्धा। इसके अंतर्गत क्या है कि मौजूदा परिवहन मार्गों, विशेष रूप से मिस्र की स्वेज नहर का विरोध या प्रतिस्पर्धा, जिससे यातायात और राजस्व में कमी देखी जा सकती है, जिससे अन्य चुनौतियाँ और राजनीति बाधाएं पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लागत और वित्त पोषण। तो गलियारे के निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए पर्याप्त वित्त पोषण का अनुमान लगाना और धन जुटाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें क्या होगा कि विकास की लागत पर्याप्त होने का अनुमान है और धन स्रोत की पहचान करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि इनमें से प्रत्येक आईएमईसी मार्ग को विकसित करने में 3 बिलियन से लेकर के 8 बिलियन डॉलर तक की लागत आ सकती है। तो देखते हैं आगे इससे जुड़े आगे की राह क्या है। तो आईएमईसी के तहत माल परिवहन के निर्बाध संचालन के लिए विभिन्न देशों में रेल पटरियों के केस, प्रौद्योगिकी, कंटेनर के आकार और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में तकनीकी अनुकूलता एवं मानकीकरण यानी मेजरमेंट प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण है। इस पहल में भाग लेने वाले देशों के जो भू राजनीतिक हितों को संतुलित करना और संभावित राजनीतिक संवेदनशीलताओं को संबोधित करना, विशेष रूप से इजराइल के संबंध में बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताएं को संबोधित करना, स्थिरता सुनिश्चित करना और निर्माण एवं संचालन में हरित एवं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करना और परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्गो और बुनियादी ढांचे को संभावित खतरों जैसे चोरी या लूट और अन्य सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, जो कि था भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर से संबंधित, और इससे संभावित प्रश्न है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर आईएमईसी में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को अभूतपूर्व पैमाने पर विकास के सामूहिक पथ पर एकीकृत करने की अविश्वसनीय क्षमता है। चर्चा कीजिए। भारत आसियान शिखर सम्मेलन, ये टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 5th टॉपिक है, 5वां टॉपिक है ये। तो आइए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित जो 20वां भारतीय आसियान
सम्मेलन था और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, उसमें हिस्सा लिया था। तो आइए देखते हैं कि आसियान आखिर है क्या। तो आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोगों को बढ़ावा देता है। तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। और आसियान के जो संस्थापक देश हैं वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इनके द्वारा घोषणा जो थे, बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं इसे, आसियान घोषणा को, इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रुनई जो कि 7 जनवरी 1984 में, वियतनाम 28 जुलाई 1995 में, लाओस और म्यांमार 23 जुलाई 1997 को और कंबोडिया 30 अप्रैल 1999 को शामिल हुआ था इस समूह में। आसियान देश भारत की लुक ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना और 1996 में यह एक संवाद भागीदार बना तथा 2002 में इसे शिखर स्तरीय भागीदार में बदल दिया गया। तो सदस्य देशों के अंग्रेज़ी नामों के वर्णाक्रम जो होता है, जो क्रोनोलॉजी होती है, उसके आधार पर इसकी अध्यक्षता प्राप्त होती रहती है। मतलब जिस देश का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उस नाम के आधार पर अध्यक्षता सौंपी जाएगी। आसियान देशों की कुल आबादी लगभग 650 मिलियन है और संयुक्त राष्ट्र सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। इससे जुड़े हुए जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है कि इस बैठक में भारत और आसियान के अलावा तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हो कि ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ है इंडोनेशिया और ये है वो आइलैंड और ये है ईस्ट तिमोर लेस्ते और ये भी एरिया है इसी का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडोनेशिया के बाजू में ही है। तो इसे एक ऑब्जर्वर के रूप में सम्मेलन में भाग लेने दिया गया है। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने हेतु आसियान भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप के बाज़ारों को जोड़ने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को आर्थिक गलियारा स्थापित करना है। दूसरा है डिजिटल अवसंरचना। तो आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है भारत आसियान फंड। तो इसके अंतर्गत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत फंड की घोषणा की गई है। परस्पर संवाद और विशेषज्ञता साझा करने के लिए आसियान एवं पूर्वी एशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान यानी कि इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया एरिया के लिए समर्थन के नवीकरण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल साउथ। बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया है। भारत में WHO द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित किया गया है। मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का आह्वान किया गया है और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की गई है। नेक्स्ट है आतंकी वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया गया है और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने हेतु आसियान क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया गया है और समुद्री सुरक्षा और डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री ने EAS तंत्र के महत्व पर जोर दिया है तथा इसे और मजबूत करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। EAS यानी ईस्ट एशिया समिट आसियान की केंद्रता के लिए भारत का मजबूत समर्थन और एक स्वतंत्र, खुले एवं नियम आधारित इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। क्वाड का विज़न और वैश्विक चुनौतियाँ।
क्या है आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, लचीली आपूर्ति श्रृंखला जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए क्वाड के दृष्टिकोण तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा। अब जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI, मिशन लाइफ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG सहित जलवायु परिवर्तन में भारत की पहल का भारत की जो पहल है उस पर प्रकाश डाला गया है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशियन समिट की स्थापना जो है वो 2005 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। तो ES जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख भागीदारों को साथ लाने के एक मंच है। तो ईस्ट एशिया समिट जो है वो खुलेपन, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय समूहों के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रिता और प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर काम करता है। पूर्वी एशिया समूहों का विचार पहली बार 1991 में तत्कालीन एशियाई प्रधानमंत्री माहितीर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसके सदस्य कौन कौन हैं ईस्ट एशिया समिट में? तो इसमें 18 सदस्य देश जो है वो ईस्ट एशिया समिट में 10 आसियान के हैं, और जिसमें है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और जो 8 है वो संवाद भागीदार हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, गणराज्य कोरिया, रूस और USA। सहयोग के 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या हैं? पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी। तो ये हैं 6 प्राथमिक वाले क्षेत्र, सहयोग स्थापित किया जाएगा। तो भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का क्या संबंध है? तो भारत 2005 से ईस्ट एशिया समिट का संस्थापक सदस्य रहा है। ये एक संस्थापक सदस्य है और इसी सभी बैठकों को और गतिविधियों को सक्रिय रूप से भाग लिया है भारत ने। भारत ईस्ट एशिया समिट को अपनी एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ाने और आसियान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल IOP का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य था एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री डोमेन बनाने के लिए साझेदारी बनाना। भारत ने आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ईस्ट एशिया समिट सहयोगों में योगदान दिया है। तो आइए देखते हैं कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता, ये इसकी चुनौती है। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य आसियान देशों के लिए के साथ स्थलीय कनेक्टिविटी के माध्यम से दोनों पक्षों के बाजार यानी म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आदि को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता के साथ साथ विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता, तो ये एक चुनौती के रूप में है। इसके अतिरिक्त म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उपजे राजनीतिक संकट ने भारत और आसियान के देशों के बीच स्थलीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के प्रयासों को जटिल बना दिया है। अगली चुनौती है प्रतिस्पर्धा। भारत की तरह ही आसियान के अधिकांश देश विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगली चुनौती है क्षेत्रीय राजनीति। तो वर्तमान में क्या है कि दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के अतिरिक्त चीन व अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव ने भी इस क्षेत्र के अन्य देशों को प्रभावित किया है, और भारत और आसियान के बीच जो मुक्त व्यापार समझौते को लागू होने के बाद दोनों तरफ के जो वस्तुओं के व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि इस द्विपक्षीय व्यापार के दौरान भारत के व्यापार घाटे में हो रही वृद्धि एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। उदाहरण के लिए आसियान के साथ व्यापार में 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा $25.76 बिलियन से बढ़ करके पिछले वित्तीय वर्ष में $43.57 बिलियन हो गया है,
जबकि 2010 और 11 में ये सिर्फ $5 बिलियन था। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गैप डेवलप हो चुका है। आगे की राह देखते हैं कि क्या है। आसियान देशों के साथ आपसी सहमति के आधार पर समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो 2030 के लिए और आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर कार्य करने पर विशेष जोर देना चाहिए। भारत और आसियान के बीच व्यापार घाटे के समाधान के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन व उत्पादों में मूल्यवर्धन के मानकों का पालन करने के साथ अन्य मुद्दों पर भी सभी पक्षों को मिलकर कार्य करना चाहिए। भारत और आसियान देशों के बीच स्थलीय संपर्क को मजबूत करने के लिए म्यांमार में राजनीतिक एवं सैन्य स्थिरता की बहाली बहुत ही आवश्यक है, तो इसके लिए भी बातचीत करना चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल और इससे देखते हैं संभावित प्रश्न क्या है। संभावित प्रश्न है, वैश्विक राजनीति में जो हो रहे तीव्र बदलावों के बीच दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने में भारत आसियान सहयोग के महत्व व इससे जुड़ी चुनौती की समीक्षा कीजिए। आइए देखते हैं G77 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल साउथ। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 5वां और आखिरी टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्यूबा की राजधानी हवाना में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखते हैं ये हवाना है कहाँ मैप में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ है मैक्सिको, और ये बहामोस, ये जमाइका, और यहाँ पे है कैरेबियन सी क्यूबा के साउथ में, और ये रहा हवाना जो क्यूबा की राजधानी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये किन किन स्टेटों और गल्फ और सी से जुड़ा हुआ है। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो G77 समूहों का संक्षिप्त परिचय। तो इसकी स्थापना 15 जून 1964 को जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के पहले सत्र के अंत में जारी एक घोषणा के माध्यम से 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई थी। तो ये 77 जो है विकासशील देश हैं सिर्फ इसमें। इस घोषणा के साथ G77 इस समय विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा विकासशील देशों का संगठन है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? तो G77 समूह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भीतर सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अपनी साझा समझ क्षमता को बढ़ाना तथा और विकास के लिए दक्षिण जो सहयोग हैं उनके लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करना। इस समूह में 77 देशों को द्वारा जो आयोजित पहली मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसके दौरान अल्जीरियाई चार्ट पर हस्ताक्षर किए जिसने इस एक संस्थागत संरचना प्रदान की गई। वर्तमान में इसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देशों शामिल किया गया है। सारे देश मिला के 134 देश शामिल हो गए हैं क्योंकि पहले सिर्फ 77 थे। G77 के विदेश मंत्रियों को वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के नियमित सत्र की शुरुआत में बुलाई जाती है। चीन जो है वो तकनीकी रूप से समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77 प्लस चीन कहा जाता है। ओके। दक्षिण सहयोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UN ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन UNOSSC, इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई थी और स्थापना विश्व स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देने, समन्वय और समर्थन के लिए की गई। ग्लोबल साउथ के उभार का कारण क्या है? तो पहला है कि 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में ग्लोबल साउथ के प्रति रुचि और ध्यान में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में स्पष्ट थी, जिनके संदर्भ में यह धारणा बन रही थी कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और विस्तार के साथ तीसरी दुनिया की पृष्ठभूमि से दूर जाने तथा वैश्विक मंच पर अधिक सक्रिय भूमिका
की तलाश कर रहे थे। तीसरी दुनिया का मतलब है जो थर्ड वर्ल्ड है, जो अविकसित हैं, विकासशील देश। परंतु हाल ही के वर्षों में ग्लोबल साउथ एक बार पुनः अपना महत्व और प्रासंगिकता हासिल करने में सफल रहा, जो उभरती वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में क्षेत्र के महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। इस पुनर्स्थापना में योगदान देने वाले जो प्रमुख कारकों में से कुछ निम्नलिखित हैं। एक है कोविड-19 महामारी का जो प्रभाव था वो, जिसमें क्या हुआ था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियां दोनों के संदर्भ में कोविड-19 महामारी का वैश्विक दक्षिण के कई देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस संकट से इन देशों की कमज़ोरियों और ज़रूरतों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। दूसरा है आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी में क्या हुआ था कि ग्लोबल साउथ में देशों में कोविड-19 की महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित किया। तीसरा है रूस यूक्रेन संघर्ष। तो रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव जो है विश्व भर की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। इसका दुष्प्रभाव विकासशील देशों पर और भी तीव्र रहा। इस चुनौती ने वैश्विक मामले की परस्पर संबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ग्लोबल साउथ के महत्व को उजागर किया। इससे क्या हुआ है कि पहले 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्चुअल मोड में आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में लगभग 125 देश शामिल हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने हेतु क्षेत्र के देशों की प्रतिक्रिया एवं सुझाव जुटाना है। कि ग्लोबल साउथ का बैकग्राउंड क्या है, तो ऐतिहासिक संदर्भ में क्या है कि ग्लोबल साउथ शब्द का जो प्रयोग है अक्सर उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक विरासत और पूर्व उपनिवेशिक देशों और विकसित पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक असमानताओं को उजागर करने के लिए किया जाता है। यह आर्थिक वृद्धि और विकास हासिल करने में इन देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है। यानी कि जो देश पहले गुलाम थे या गुलाम से भी जो पहले थे और जो आज के अमीर देश हैं, इन सब के बीच जो है समन्वय और असमानताओं को, जो आर्थिक असमानताएं हैं, उसको उजागर करने के लिए ये है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ शब्द की आलोचना होती है, ऐसा क्यों? ग्लोबल साउथ शब्द का जो आशय है दक्षिणी गोलार्ध के देशों से है। हालांकि इस समूह में शामिल कई देश जैसे भारत की सीमाएं उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया इस समूह का हिस्सा नहीं है। अधिक सटीक वर्गीकरण की आवश्यकता है ग्लोबल साउथ जो शब्द है उसको। तो 1980 के दशक में इस अशुद्धि की पहचान के कारण ब्रांट लाइन का एक विकास हुआ। ये क्या है कि एक वक्र जिसने न कि केवल भौगोलिक स्थिति के आधार पर बल्कि आर्थिक विकास और धन वितरण जैसे कारकों के आधार पर विश्व को आर्थिक उत्तर और दक्षिण में अधिक सटीक रूप से विभाजित किया है। तो ये विभाजित किस आधार पर किया गया है? ब्रांट लाइन के आधार पर। तो ग्लोबल साउथ की मांगें क्या क्या है? वैश्विक स्तर पर अनुपातिक आवाज़ क्या है? तो ग्लोबल साउथ जिसमें महत्वपूर्ण आबादी वाले देश शामिल हैं, ये मानता है कि दुनिया के भविष्य को आकार देने में इसका सबसे अधिक दावा है। इन देशों में रहने वाली वैश्विक आबादी का 3/4 हिस्सा होने के कारण इनका तर्क है कि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में इनका अनुपातिक और सार्थक आवाज़ होना चाहिए। न्याय संगत प्रतिनिधित्व। तो ग्लोबल साउथ वैश्विक शासन में न्याय संगत प्रतिनिधित्व की मांग करता है। वैश्विक शासन का वर्तमान मॉडल जो है दुनिया की जनसंख्याकी और आर्थिक वास्तविकताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, और यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव का आह्वान किया गया है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ सुनी और मानी जाए। वैश्विक राजनीति में वैश्विक दक्षिण का प्रभाव क्या है? तो पहला है ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देना। तो भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं से प्रेरित थी। यह उन मुद्दों और चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का सुझाव देता है, जो विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। तथ्य यह है कि इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देश लगातार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं, जो कि G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की इच्छा को दर्शाता है। ये देश विश्व की आबादी अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुपक्षवाद। इसमें क्या है कि G20 एजेंडा की मेज़बानी और आकार देने में ग्लोबल साउथ के देशों की भागीदारी
तथा अपनी प्राथमिकताओं पर जो जोर बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला है विकासशील विश्व का बढ़ता प्रभाव। तो इसमें G20, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, क्वाड, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम और अन्य वैश्विक संगठनों में ग्लोबल साउथ के देशों की भागीदारी की अपेक्षा इनके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करना है। तो ग्लोबल साउथ के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण क्या है? एक, नुकसान और क्षति कोष की स्थापना। मिस्र में COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में नुकसान और क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना को ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा सकता है। COP28 में ग्लोबल साउथ और UAE में आगामी UNFCCC COP28 में यह अनुमान लगाया गया है कि ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तन को कम करने पर वार्ता को दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। G7 समावेशिता। इसमें G7 शिखर सम्मेलन के मेज़बान के रूप में जापान ने भारत, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस, कुकू द्वीप समूह जैसे विकासशील देशों को चर्चा में शामिल करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। इसे ग्लोबल साउथ तक पहुंच के रूप में देखा गया है, जो दुनिया के सबसे धनी देशों के बीच अधिक समावेशी बातचीत की इच्छा का संकेत देता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स समूह का विस्तार। तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स समूह सम्मेलन में इसकी सदस्यता 5 से बढ़ाकर के 11 सदस्यों तक कर दी गई है। इस विस्तार का श्रेय जो है ग्लोबल साउथ के अधिक देशों को ब्रिक्स समूह में शामिल करने के प्रयास को दिया गया है, जो इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। और क्यूबा में G77 शिखर सम्मेलन। तो हाल ही में क्यूबा के हवाना में आयोजित G77 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के महत्व को प्रदर्शित किया, क्योंकि इस अवसर पर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त संख्या में विकासशील देशों को एक साथ आए। अफ्रीकी संघ G20 में शामिल होना। तो 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का निर्णय वैश्विक मामलों में ग्लोबल साउथ के देशों की बढ़ती मान्यता और इसे आकार देने में इनके दृष्टिकोण तथा योगदान को स्वीकार करने की आवश्यकता का संकेत देता है। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनसे जुड़ा आखिरी टॉपिक नवंबर का। और इससे जुड़ा जो संभावित प्रश्न है, G20 समूह में अफ्रीकी संघ की सदस्यता और ब्रिक्स समूह का विस्तार वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ के उभार का संकेत है। इस कथन के आलोक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक ढांचे में व्यापक कमियों की टिप्पणी कीजिए। तो ये रहा आयर का आखिरी टॉपिक भी समाप्त। और आज बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो इसके लिए सॉरी और थैंक यू और हैप्पी दिवाली।